देव चैनल पर आप सबका स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जमशेदपुर के बारे में। जमशेदपुर 1947 से पूर्व भारत में केवल एक इस्पात का कारखाना था, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जिसको टिस्को। अगर आप लोगों को पेपर में कहीं भी टिस्को दिखा हुआ मिले तो आप लोग समझ जाना कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड के बारे में बातचीत हो रहा है। तो यह निजी स्वामित्व में था। स्वतंत्रता के पश्चात सरकार ने यह कार्य अपने हाथ में लिए और बहुत से लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किए। झारखंड में स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम के समीप साक्षी में एवं सन 1907 में टिस्को की शुरुआत की गई थी। बाद में साक्षी का नाम बदलकर जमशेदपुर रखा गया। भौगोलिक रूप से जमशेदपुर देश में लोहा इस्पात केंद्र के रूप में सर्वाधिक सुविधाजनक स्थान पर है। तो आप इस मानचित्र को देख के आप समझ सकते हैं कि जो टिस्को किस तरह से मतलब बनाया गया है। जमशेदपुर तो साक्षी को कई कारणों में इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया है। स्थान बंगाल नागपुर रेलमार्ग पर काली माटी स्टेशन में मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था। यह स्थान लोहा अयस्क कोयला और मैग्नीज निक्षेपों के साथ साथ कोयला के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध था। टिस्को को झड़िया कोयला क्षेत्र में कोयला और उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ से लोहा अयस्क चूना पत्थर डोलोमाइट और मैग्नीज प्राप्त होता है। खरकई और स्वर्णरेखा नदियों के पर्याप्त जल की आपूर्ति होती है। सरकारी प्रोत्साहनों से इसे पर्याप्त पूंजी उपलब्ध हुई। जमशेदपुर में टिस्को की स्थापना के बाद कई स्थान औद्योगिक संयंत्र स्थापित किए गए। इनमें रसायन इंजनों और पुर्जों, कृषि उपकरण, मशीनें, टीन की चादरें, केबल और तार का उत्पादन किया जाता है। तो दोस्तों इस बॉक्स को पढ़ते हैं। इस बॉक्स में क्या करना चाहता है? एटलस की सहायता से भारत के कुछ लौह इस्पात उद्योग खोजो एवं भारत के रूपरेखा मानचित्र पर उनकी स्थिति चिन्हित करें। तो दोस्तों एटलस आप लोगों के साथ होना चाहिए और एटलस में देखने की कोशिश करें। भारत में लोहा इस्पात उद्योग के विकास से त्वरित औद्योगिक विकास आरंभ हुआ। भारतीय उद्योग के लगभग सभी क्षेत्र अधिकांश अपने आधारभूत अवसंरचना के लिए लोहा इस्पात उद्योग पर निर्भर है। भारतीय लोहा इस्पात उद्योग में बृहद समकलित इस्पात संयंत्रों के साथ लघु इस्पात मिल भी सम्मिलित है। इनमें द्वितीय उत्पादक रोलिंग मिल और सहायक उद्योग भी शामिल है। पटस्क वर्ग यह संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण इस्पात नगर है। अगर आपको कोई पूछ लेगा कि संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण लौह इस्पात नगर के बारे में बताया तो क्या होगा? पट्स वर्ग के नाम पे बोलिएगा या कहिएगा। पट्स वर्ग के इस्पात उद्योग को स्थानांतरित सुविधा उपलब्ध है। कच्चा माल जैसे कोयला पिट्स वर्ग में ही उपलब्ध है। यद्यपि लोहा अयस्क मिनेसोटा की लोहे की खान से प्राप्त होता है। जो पिट्सबर्ग से लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। इस खानों और पिट्सबर्ग के बीच नौ परिवहन का सर्वोत्तम मार्ग ग्रेट लेक्स जलमार्ग आता है।
यह अयस्क के नौपरिवहन हेतु सस्ता मार्ग है। ग्रेट लेक्स से पिट्सबर्ग क्षेत्र पर लोहा अयस्क रेलगाड़ी से लाया जाता है। लोहियो मनोगेहला सॉरी प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रहा है इसलिए सॉरी, तो बोला गलेहला और एल्घनी नदियों के पर्याप्त जल प्राप्त होते हैं। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़ी इस्पात मिल है। यह मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मनोगहेला और एल्घनी नदी के घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नदी ओलियो नदी के सहारे स्थित है। मतलब परिष्कृत इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। इस बॉक्स को देखते हैं क्या कहता है बॉक्स। ग्रेट लेक्स के नाम सुपीरियर ग्रेट लेक्स के नाम क्या कह रहा है, सुपीरियर, उसके बाद हायूर्ट, उसके बाद ओटेरियो, उसके बाद मिशिगन और ईरी है। इस 5 झीलों में से सुपीरियर झील सबसे बड़ी झील है, जो अन्य की तुलना में उच्च ऊर्ध्व परिवहन पर स्थित है। आज पिट्सबर्ग में बहुत कम बड़े इस्पात मिल है। यह मिल पिट्सबर्ग के ऊपर मनोगहेला और एल्घनी नदी की घाटियों में तथा पिट्सबर्ग के नीचे ओहियो नदी के सहारे स्थित है। पिट्सबर्ग इस्पात स्थल और जल दोनों मार्गों द्वारा बाजार में भेजा जाता है। पिट्सबर्ग क्षेत्र में इस्पात मिलों के अतिरिक्त कई अन्य कारखाने हैं। ये रेल पटरी उपकरण और भारी मशीनों के उत्पादन में इस्पात का प्रयोग कच्चे माल के रूप में करते हैं। सूती वस्त्र उद्योग क्या समझेंगे। सूती वस्त्र उद्योग, धागे से कपड़े की बुनाई एक प्राचीन काल है। कपास, ऊन, सिल्क, जूट और पटसन। कपास, ऊन, सिल्क, जूट, पटसन का प्रयोग वस्त्र निर्माण में होता है। उपयोग में लाए गए कच्चे माल के आधार पर वस्त्र उद्योग का वर्गीकरण किया जा सकता है। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल हैं। रेशे वस्त्र उद्योग के कच्चे माल है। रेशे प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकते हैं। प्राकृतिक रेशे ऊन, सिल्क, कपास, लिनन और जूट से प्राप्त किए जाते हैं। मानव निर्मित रेशों में नाइलाइन, पॉलिएस्टर, एक्रिलिक और एयान शामिल है। सूती, पहले इस शब्द को देख लेते हैं, उत्पत्ति कैसे हुआ। शब्द उत्पत्ति, शब्द टेक्सटाइल क्या बोलता है। शब्द टेक्सटाइल लैटिन के टेक्सियरे से व्युत्पन्न किया गया है, जिसका अर्थ बुना होता है। अब समझना, हम लोग पेपर में बहुत बार देख चुके हैं टेक्सटाइल कंपनी, टेक्सटाइल के बारे में बहुत बार सुने थे, मगर टेक्सटाइल के बारे में नहीं जानते थे। तो आज हम लोग को सीखने का मौका मिला है टेक्सटाइल है क्या चीज़। तो जिसका अर्थ होता है बुनना होता है, जिसका अर्थ टेक्सटाइल का अर्थ बुनना होता है। अब पढ़ेंगे सूती वस्त्र उद्योग विश्व के प्राचीनतम उद्योगों में से एक है। 18वीं सदी
की औद्योगिक क्रांति तक सूती वस्त्र हस्तताई तकनीकों एवं हस्त घरों से बनाया जाता था। 18वीं सदी में पावरलूम में पहले ब्रिटेन में और बाद में विश्व के अन्य। पावरलूम जगह का नाम रखना, कब हुआ था अगर आपको पूछ लेगा सवाल में, तो सूती वस्त्र का उद्योग कब चालू हुआ था, तो 18वीं सदी में चालू हुआ था। कहाँ हुआ था? पावरलूम में, पहले ब्रिटेन में हुआ था। ठीक, बाद में विश्व के अन्य दूसरे भागों में सूती वस्त्र उद्योग के विकास को आगे बढ़ाया। आज भारत, चीन, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका सूती वस्त्रों के महत्वपूर्ण उत्पादक हैं। ठीक है, भारत में उत्तम गुणवत्ता के सूती वस्त्र उत्पादन करने की गौरवपूर्ण परंपरा रही है। ब्रिटिश शासन ने पूर्व हाथ से करते और हाथ से बुने हुए वस्त्रों का एक विस्तृत भारतीय बाजार था। ढाका का मलमल जिसको बोलता है मसूलीपट्टनम की छीट, कालीकट के किलिको तथा बुरहानपुर, तो इन जगहों को भी जो भारतीय बाजार जो था ना, ढाका का मलमल, उसके बाद मसूलीपट्टनम की छीट, उसके बाद कालीकट के केलिको, उसके बाद बुरहानपुर। तो दोस्तों इस मानचित्र को देख के आप समझ सकते हैं कहाँ कहाँ पे क्या हो रहा है। प्रमुख सूती वस्त्र निर्मित प्रदेश, कहाँ कौन कौन देश में मतलब सूती वस्त्र का निर्माण किया जाता है, निर्मित होता है। तो हम लोग समझे सूती वस्त्र बड़ोदरा के क्षमा चाहते हैं, सूरत व बड़ोदरा के सुनहरी जरी के काम वाले सूती वस्त्र गुणवत्ता और डिजाइनों के लिए विख्यात थे। लेकिन हाथ से बने होने के कारण सूती वस्त्र का उत्पादन महंगा और बनने में अधिक समय लेता है। इसीलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के लिए इसीलिए परंपरागत सूती वस्त्र उद्योग पश्चिम के नए वस्त्र मिलों में प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकता, जो सस्ते वे अच्छी गुणवत्ता वाले वस्त्रों का निर्माण संयुक्त औद्योगिक यूनिट में रखते हैं। पहली सफलता यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में। हुआ था, जो कि पहली सफलता यंत्रीकृत वस्त्र मिल मुंबई में 1854 ईस्वी में स्थापित की गई। कोस्ट आर्द्र जलवायु मिशन आयात के लिए पतन, कच्चे माल की उपलब्धता और दक्ष श्रमिक इस प्रदेश में इस उद्योग के द्रुत फैलाव में सहायक रहा। प्रारंभ में यह उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात में अनुकूल आर्द्र जलवायु के कारण पनपा मतलब बढ़ा, लेकिन वर्तमान में आर्द्र कृत्रिम रूप से उत्पन्न की जा सकती है और कच्ची कपास शुद्ध होती है एवं वस्त्र उत्पादन प्रक्रिया में इसका वजन कम नहीं होता। इसलिए यह उद्योग भारत के विभिन्न भागों में फैल गया। कोयम्बटूर, कानपुर, चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, कोलकाता, लुधियाना, उसके बाद पुडुचेरी, पानीपत के कुछ अन्य महत्वपूर्ण केंद्र हैं। तो यहाँ इस बॉक्स में कुछ कहना चाहता है तो पढ़ते हैं।
देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कोलकाता में सुप्रीम कोर्ट मतलब ग्लेस्टर में स्थापित किया गया। अब समझो यहाँ एक बात नोट डाउन करने के लिए, भारत में प्रथम वस्त्र उद्योग, ये सवाल पूछ सकता है कहाँ पे हुआ था, ये भी पूछ सकता है भारत में देश में प्रथम वस्त्र उद्योग 1818 ईस्वी में कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो क्या कहोगे, तो कोलकाता में स्थापित किया गया था। तो फिर पूछ लिया जाएगा कि 1818 ईस्वी में कोलकाता में कहाँ पे स्थापित किया गया था। तो क्या कहोगे, समीप कोर्ट ग्लेस्टर में स्थापित हुआ। अब पढ़ेंगे अहमदाबाद के बारे में। तो अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है। यहाँ दो सवाल होगा, एक सवाल मान के चलो, अगर आपको पूछ लीजिए अहमदाबाद कहाँ पे किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो क्या कहोगे, साबरमती नदी में अवस्थित है अहमदाबाद। तो दोस्तों एक प्रश्न आपका यहाँ से बनने का पूरी तरह से संभावना है, जो कि 1859 ईस्वी में यह पहली सूती मिल स्थापित हुई। यहाँ पहली सूती मिल स्थापित हुई थी। यह यथाशीघ्र मुंबई के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा वस्त्र निर्माता नगर बन गया था। यहाँ से कुछ सवाल आने की बहुत पूर्ण संभावना है। अहमदाबाद को प्रायः भारत का मैनचेस्टर, अब समझना, भारत का मैनचेस्टर के नाम से जाना था। अगर आपको पूछ लेगा भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो क्या कहोगे, अहमदाबाद को कहोगे। एक सवाल यहाँ से ये जो है, अनुकूल अवस्थिति कारक अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग के विकास में सहायक थे। अहमदाबाद कपास उत्पादन करने वाले क्षेत्र में बहुत निकट स्थित है। यह कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है। जलवायु कताई और बुनाई के लिए आर्द्र है। कपास भूभाग और भूमि की आसानी से उपलब्धता मिलों की स्थापना में उपयुक्त है। गुजरात और महाराष्ट्र राज्य की घनी आबादी इस उद्योग को कुशल और अर्धकुशल श्रमिक उपलब्ध कराते हैं। सुविकसित सड़कें और रेल मार्गों का जाल सूती वस्त्रों को देश के विभिन्न भागों में आसानी से पहुंचाने में मदद करता है। इस तरह इसकी बाजार तक सरल पहुंच उपलब्ध है। नज़दीक में मुंबई पतन इसे मशीनों का आयात करने और सूती वस्त्र के निर्यात की सुविधा प्रदान करता है। परंतु हाल ही के वर्ष में अहमदाबाद की सूती मिलों की कुछ समस्याएं हैं। बहुत से वस्त्र मिल बंद हो चुके हैं। देश में नए वस्त्र केंद्रों का विकास और अहमदाबाद की मिलों में मशीन प्रौद्योगिकी का नवीनीकरण न होना इसका प्रमुख कारण है। तो इस बॉक्स में कुछ कहता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। कहता है क्या, भारतीय वस्त्र उद्योग के कुल उत्पादक का लगभग 1/3 हिस्सा निर्यात किया जाता है। बोलता है भारत कुल उत्पादन का, जो कुल उत्पादन है ना, उसका 1/3 यानी अगर 3 भाग है ना, तो उसका 1 भाग उत्पादन करता है, निर्यात करता है विदेश, बाहर। आप लोग तो आयात और निर्यात के बारे में भली भांति जानते हैं, इसलिए हम समझ गए हैं कि आप लोग निर्यात और आयात अच्छी तरह जानते हैं। यहाँ कुछ बात कहा गया, इस बॉक्स को भी देख लेते हैं। ये बॉक्स कहना क्या चाहता है। कहता है दर्जी की दुकान से विभिन्न प्रकार के कपड़ों के टुकड़े इकट्ठा कीजिए तथा इन्हें सूती, रेशमी और कृत्रिम रेशों वाले और ऊनी कपड़ों के वर्गीकृत कीजिए, मतलब अलग अलग करें, वर्गीकृत करें। हम लोग अभी पढ़ेंगे ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है। अब आपको पूछेगा ओसाका कौन देश का सूती वस्त्र का केंद्र है, निर्माण सूती वस्त्र का केंद्र है, तो क्या कहोगे, जापान। एक सवाल बन गया। आपको यही पूछेगा ओसाका
सूती वस्त्र निर्माण केंद्र, सॉरी, जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र कौन है? ऑप्शन में दे दिया जाएगा अहमदाबाद, गुजरात, उसके बाद कलकत्ता और एक ओसाका दिया जाएगा। तो क्या कहोगे? ओसाका। यह जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। अब एक सवाल और बनेगा, कहेगा कि जापान का मैनचेस्टर किसे कहा जाता था, तो किसे कहा जाता है? तो क्या कहोगे? ओसाका को कहा जाता है, जापान का मैनचेस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ओसाका में सूती वस्त्र उद्योग का विकास कई भौगोलिक कारकों से हुआ था। ओसाका के चारों ओर का विस्तृत मैदान सूती वस्त्र मिलों के विकास के लिए आसानी से भूमि का उपलब्ध सुनिश्चित करता है। कोष्ण आर्द्र जलवायु कताई व बुनाई के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। योडो नदी मिलों के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराती है। श्रमिक आसानी से उपलब्ध है। पतन की अवस्थिति कच्चे कपास को आयात करने और वस्तुओं के निर्माण की सुविधा उपलब्ध कराती है। ओसाका का वस्त्र औद्योगिक पूर्णतः आयातित कच्चे मालों के ऊपर निर्भर है। कपास मिस्र, भारत, चीन और यूएसए से आयात की जाती है। प्रकृष्ट उत्पादन अधिकांश निर्यात किया जाता है। उच्च गुणवत्ता और कम मूल्य की वजह से उसका एक अच्छा बाजार है। यद्यपि देश का यह एक महत्वपूर्ण उद्योग है, लेकिन हाल ही में ओसाका के सूती वस्त्र उद्योग का स्थान अन्य उद्योग जैसे लोहा इस्पात, मसनरी, जहाजरानी, ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण और सीमेंट लेते जा रहे हैं। बॉक्स को भी देख लेते हैं क्या कहता है। विश्व के रूपरेखा मानचित्र पर उन स्थानों को चिन्हित कीजिए जो ओसाका सूती वस्त्र उद्योग को कच्चा माल प्रदान करते हैं। तो जय हिंद दोस्तों, अभ्यास प्रश्नों को करने का कोशिश करें ताकि बातें आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इन शब्दों को भी देख लेना। कोयला हो गया, चूना पत्थर हो गया, जल हो गया, बाजार हो गया, श्रम की आपूर्ति हो गया, पतन की सुविधाएं हो गया। इन चीज़ों को पढ़ लेने से आपको बातें और अच्छे से समझ में आएगा। तब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे मानव संसाधन, जो मानव से निर्मित जो संसाधन है उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो दोस्तों, आप लोग तैयार रहें नेक्स्ट क्लास के लिए। जय हिंद दोस्तों।